आरक्षण इस देश में पुरानी व्यवस्था है, कोई नई व्यवस्था नहीं। और पूरा जात पात ही आरक्षण की व्यवस्था की देन है कि ब्राह्मण को उच्च पद हासिल होगा, उच्च स्थान समाज में होगा, उसका काम शिक्षा देना लेने का होगा और जो धार्मिक कर्म कांड है उसका है, वह उनका काम होगा। और तथाकथित ईश्वर से और आम जनता से जोड़ने का काम वही करेंगे। यानी जो धार्मिक है, दार्शनिक है, पढ़ने लिखने का काम है, मान सम्मान का, इज्जत का, ये काम ब्राह्मणों के लिए सुरक्षित कर दिया गया था, आरक्षित कर दिया गया। तो उसके बाद में क्षत्रिय का जो स्थान सुरक्षित किया गया समाज में कि वो देश की सीमा की रक्षा करने के अलावा के साथ साथ शासन प्रशासन का काम देखेंगे। और वैश्य समाज, कॉमर्स और तमाम और जो व्यावसायिक कारोबार है या गतिविधियाँ उसको करेंगे। और सबसे नीचे पायदान पर दलित होंगे, शूद्र होंगे और उनका काम मूल रूप से ऊपर के 3 श्रेणी के लोगों की सेवा करना और जो हुक्म दिया जाए उसका पालन करना। तो यह आरक्षण ही है एक तरह से, बल्कि जबरदस्त आरक्षण है। तो यहाँ पर 1902 में आरक्षण लागू हुआ जब साहू जी महाराज ने अपने सीमा क्षेत्र में आरक्षण लागू किया। उसके पहले भी 1885 में बेंगलोर के रियासत में आरक्षण दिया गया लेली कमीशन के रिकमेंडेशन के बाद। फिर 1935 में 36 में राजनीतिक आरक्षण होता है, पूना पैक्ट का जो वो होता है एग्रीमेंट होता है, उसके तहत वह राजनीतिक आरक्षण था। 1942 में बाबा साहब अम्बेडकर जब वायसराय के एग्जीक्यूटिव काउंसिल में थे तो सर्विस में आरक्षण मिलना शुरू हुआ। और भारत का संविधान जब बनने लगा तो उसमें आरक्षण का प्रावधान दलितों और आदिवासियों के लिए रखा गया। तो आरक्षण दलितों को केवल सरकारी नौकरियों में मिल रहा है और राजनीति में मिल रहा है, जबकि सवर्णों को हर क्षेत्र में आरक्षण मिला। आर्थिक क्षेत्र में, सामाजिक क्षेत्र में, राजनीतिक क्षेत्र में और मान सम्मान प्रतिष्ठा के क्षेत्र में तो आरक्षण मिला ही। तो हम अगर आज वकालत कर रहे हैं कि दलितों को आरक्षण मिले, निजी क्षेत्र में और सरकारी क्षेत्र में जहाँ आरक्षण मिला है वो सख्ती से लागू हो, ठीक ढंग से लागू हो और राजनीतिक क्षेत्र में आरक्षण मिलता रहे, तो यह बात अपनी पुरानी प्रथा को दोहराने ही जैसी बात है, कोई नई बात नहीं है। लेकिन इसका विरोध होता है, आश्चर्य की बात है, क्योंकि आरक्षण कोई नई चीज नहीं है। और दूसरी बात यह है कि अगर एक देशभक्त के नाते मैं आरक्षण की मांग करता हूँ। देशभक्त वह है जो देश की तरक्की के लिए लड़े। देश की तरक्की कैसे हो, किन रास्तों से हो सकती है, किन उपायों से हो सकती है, उसको सुनिश्चित करने का या उस स्थिति तक देश को पहुंचाने का काम भी करना चाहिए। वो काम मैं कर रहा हूँ। जैसे कि दलितों की आबादी बहुत सारी है इस देश के अंदर, 15% दलित, बल्कि उससे ज़्यादा 16.2 हो गए हैं। आदिवासी भी 8% हो गए, तो कुल मिलाकर इनकी 25% हो जाती है। और पिछड़ों की भी आबादी 52% तक है करीब करीब। तो जो बहुसंख्यक लोग हैं वो इस देश के शासन प्रशासन से वंचित हैं, मीडिया से वंचित हैं और आयात निर्यात, मार्केट इकोनॉमी, फाइनेंशियल इकोनॉमी, इंडस्ट्रियल इकोनॉमी, तो उच्च शिक्षा, आर्ट, कल्चर, फिल्म, तो इनकी उपस्थिति, इनकी भागीदारी सुनिश्चित करने की लड़ाई हम लड़ते हैं। यह सवाल कुछ अटपटा सा लग सकता है कि ये देशभक्ति का काम कैसे है, देश की एकता अखंडता बनाए रहने का या उसको मजबूत रहने का कृत्य कैसे है। तो यह भी मैं बता देना चाहता हूँ कि देश में अगर एक वर्ग या एक बहुत बड़ा वर्ग उपेक्षित रहेगा और राष्ट्र की मुख्य धारा में शामिल नहीं होता,
इंडस्ट्रियलाइजेशन प्रोसेस में, आईटी प्रोसेस में, उच्च शिक्षा में, तो देश गरीब ही रहेगा। कुछ लोगों की तरक्की होने से देश में अमीरी नहीं आ सकती। जीडीपी ज्यादा है, इससे सुपर पावर देश नहीं हो सकता, विकसित राष्ट्र नहीं माना जा सकता है। तो इसलिए देश हित में, देश के विकास में भी, और हमारा देश विकसित देशों की श्रेणी में अपने आप को रजिस्टर करे, उसके लिए भी आरक्षण का होना जरूरी है। आरक्षण के जरिए ये जो उपेक्षित वर्ग के लोग हैं, बहुजन लोग हैं, ये तमाम क्षेत्रों में अपनी भागीदारी की उपस्थिति दर्ज करेंगे और उसके कारण देश विकास करेगा। प्रोडक्शन प्रोसेस में सबकी भागीदारी बढ़ेगी, डेवलपमेंट में सब सहयोग देंगे और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ होगा, इनइक्वालिटी कम होगी, तभी जाकर के हम कुछ इस देश का कल्याण कर पाएंगे।